हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। और हम कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी जो 30 नवंबर को है। और अभी हमारा साइंस चल रहा है, साइंस में बायोलॉजी चल रही है। और बायोलॉजी के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम ऑलरेडी 5 से 6 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो बैक टू द क्लासेस चाहिए, इंफॉर्मेशन पूरी तरह से लीजिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि सेल चैप्टर के सारी की सारी एप्लीकेशन हर जगह यूज हो रही है, चाहे वो हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, या फिर आज जो हम करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी बात करें। ओके, तो मेरा नाम है उत्कर्ष गर्ग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है क्या है, अगर हम देखें कि ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 नहीं है, ये बल्कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिम्स में प्रोसेस है ये किस चीज की, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 विद द इन्वायरमेंट। तो ये एक्सचेंज भी है प्लस ये ऑक्सीडेशन भी है ऑफ फूड। अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो लंग्स एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ द नोज हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, वहां से लंग्स में जाता है, लंग्स वहां से ऑक्सीजन निकालता है और CO2 वापस छोड़ देता है, और फिर से एयर बाहर आ जाती है। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम पूरा एयर कंपोजिशन लेते हैं जो हमारे लंग्स तक जाता है। उसमें से हम जो सिर्फ ऑक्सीजन होती है वहां से सेल इसको अपने आप सिलेक्टिवली ले लेते हैं, स्पेशली हीमोग्लोबिन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात करें तो सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है, और ऑलरेडी आपने जो खाना खा रखा है उसमें ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को प्लस ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइज करती है, और मैं साइड में जाता हूं, और ये ATP बनाने में हेल्प करती है। ओके, तो exchange of the gases plus oxidation of the food is known as the respiration to release the energy. फाइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डायग्राम बना रखा है। एयर इसके थ्रू जाएगी, ये है हमारे नॉस्ट्रल्स। ओके, और फिर यहाँ के थ्रू ट्रैकिया से होते हुए दो लंग्स हैं। ओके, हमारे पास ये दो लंग्स हैं, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। तो आप देख सकते हो जो राइट वाला है उसके 3 लोब्स हैं, 1 2 3, और जो लेफ्ट वाला है उसके सिर्फ 1 लोब्स है, 2। और ये डायफ्राम है। ये नीचे जाएगा तो इनहेल में हेल्प करेगा, ये फिर ऊपर जाएगा तो ये एक्सहेल में हेल्प करेगा। ओके, स्लाइड देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब रेस्पिरेशन को जो मैंने बताया कि भाई ब्रीथिंग का है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है एंड ऑक्सीजन फूड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वी हैव द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मींस ब्रीथिंग एंड द गैस एक्सचेंज, को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल से क्या मतलब है कि जो बाहर बाहर से ही हो रहा है ना। और फिर होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है, जो फूड है आपका ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज होती है। तो रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है जिसकी वजह से ये एक्सचेंज भी करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। ओके, जो गैसेस होती है एक्सचेंज होती है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे दो तरह से डायग्राम दिखा रखे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल वाले एक्सटर्नल वाले को हम देखेंगे कि ऑक्सीजन अंदर गई है नोज के थ्रू और CO2 बाहर आ गया है नॉस्ट्रल के थ्रू। अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। ओके, ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर RBC है, राइथ्रोसाइट्स मींस RBC, और उसके बराबर में टिश्यू सेल्स हैं। इन टिश्यू सेल से ATP रिलीज करनी है, तो कैसे होगा, यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी, ऑक्सीडाइज होगा फूड, जो भी खाना खाया है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ से CO2 निकल जाएगा।
CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्लाइड को देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब एक एक कंपोनेंट्स क्या है, मेन मेन कंपोनेंट्स जिसकी वजह से रेस्पिरेशन पॉसिबल है। तो अगर डायग्राम देखेंगे तो पहले तो ये एयरवे है जिसके थ्रू एयर अंदर की तरफ जाती है। ओके, देन ये हमारे लंग्स हैं जिसमें एयर जाएगी और ब्लड वेसल्स के साथ ये एक्सचेंज करना शुरू कर देगी। और उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल्स है। ओके, जब हम सांसें लेते हैं तो हमारी छाती ऊपर की तरफ आती है और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। ये रिब्स मसल्स हैं जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज की हेल्प से ये ऊपर की तरफ आती है। तो जो जॉइंट्स हैं वो कार्टिलेज की वजह से हैं। ओके, ये इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। और ये नीचे आ जाएगा। तो हवा इसमें बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक नेगेटिव प्रेशर लगेगा, नेगेटिव प्रेशर लगेगा तो ये हवा इसके अंदर आ जाएगी। और अगर एक्सपायर करना है, एक्सप्रेशन करना है, तो क्या होगा कि जितना भी कुछ ऊपर उठा था और डायफ्राम जो नीचे गया था, ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा और रिब्स मसल्स नीचे की तरफ आएंगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव प्रेशर लगेगा। पॉजिटिव प्रेशर की वजह से जो हवा थी जितनी भी, वो बाहर की तरफ पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू आएगी। तो जो इनहेल होता है वो नेगेटिव प्रेशर होता है और जो एक्सहेल होता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। अब बस गहरी सांस लेते हैं तो क्या अपने रिब्स को बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और सक्शन का हेल्प के ये एयर चली जाती है। और जब हम एक्सपायर करते हैं तो सब चीज हम अंदर समेट लेते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर लगता है और हवा बाहर निकल जाती है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि जो है क्या क्या है। पहला है एयरवेज। एयरवेज से हमारे पास नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड कंडक्टिंग पाथवे। तो ये सब चीज नोज से ले तक एल्वियोलाई तक ये बनाते हैं कंडक्टिंग पाथवे। और आता है लंग्स। लंग्स क्या होता है कि भाई जो फंक्शनल यूनिट है जहां पे गैस एक्सचेंज होगी उसे कहते हैं हम लंग्स। तो ये ब्लड वेसल्स से लंग्स की तरफ चीजें एक्सचेंज होती हैं। ओके, अब आता है रेस्पिरेटरी मसल्स। जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जैसे एक्सक्रीटरी मसल्स, इंस्पायरेटरी मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स, तो ये मसल्स हेल्प करती हैं वॉल्यूम को, रिब्स की वॉल्यूम को या फिर थोरैसिक कैविटी को बढ़ाने में या घटाने में। तो ये मसल्स डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह से काम करता है। एक है आपका, और जिससे हम सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ओके, स्लाइड को देख लीजिए फिर हम चेंज करते हैं। जैसे अभी बताया कि भाई एयरवेज जो होती है वो किस तरह से काम करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले नोज है, नेसल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है एंड देन ट्रैकिया। तो नोज का काम क्या होता है? जो नोस्ट्रल कैविटी होती है, ये जो आप कैविटी देख सकते हो बराबर में, ये रही आपकी नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में छोटे छोटे हेयर्स लाइन होती हैं। हेयर्स होंगे तो क्या होगा? ये एयर को, ये एयर को क्या करेंगे? फिल्टर करने का काम करेंगे। जब एयर फिल्टर हो जाएगी तो यहाँ तक आएगी। अगर एयर कोल्ड है तो क्या होगा? वो वार्म होने का काम करेगा। यहाँ की जो म्यूकोसल लेयर होती है वो उसको वार्म करने का काम करेगी, ताकि ठंडी हवा है वो वार्म हो जाए और आपके लंग्स तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, तो ये नसल हो गया, फिल्टर, वार्म एंड मॉइस्चर द इनकमिंग एयर विद म्यूकोसा, मेम्ब्रेन एंड सीलिया। तो सीलिया यहाँ प्रेजेंट होती है और ये एपिथेलियल की म्यूकोसा हो गई, है ना। ये एपिथेलियल की म्यूकोसा हो जाएगी और ये आपकी सीलिया हो जाएंगी। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये है कि भाई ये फिल्टर भी करेंगे, प्लस सीलिया के थ्रू कोई भी जो डस्ट पार्टिकल है उसको कैप्चर करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, प्लस हवा को जो है, जो ठंडी हवा है उसे गर्म करने का काम करेंगे ताकि लंग्स की तरफ हीट और कोल्ड का शॉक ना लगे। फाइन। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है हमारा थोरैक्स, थ्रोट, थ्रोट। तो जी क्या होता है ये रहा
ये वाला पार्ट फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स का पार्ट है ये आपकी नसल कैविटी से निकलता हुआ आ रहा है और ये आपके लैरिंग्स की तरफ जा रहा है। तो जो फेरिंग्स होता है वो नसल कैविटी को और लैरिंग्स को जोड़ने का काम करता है, इसको लिंक करने का काम करता है। ओके। फिर लैरिंग्स है, लैरिंग्स द वोकल कॉर्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द फूड एंट्री ड्यूरिंग द स्वेलिंग। ये एपिग्लोटिस है, तो देखो ये लैरिंग्स है और ये इसोफेगस है। फाइन। यहाँ पे एक लेयर होती है एपिग्लोटिस, मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पे लेयर है एपिग्लोटिस। ओके। जैसे ही फूड आएगा तो ये कवर हो जाएगा और फूड सिर्फ इसमें जाएगा, इसमें एंट्री नहीं होगी। फाइन। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, जो 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। तो यहाँ पे लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आना शुरू हो जाता है। ओके। तो ये तो था आपका एयरवे। इसको अब देख लीजिए, फिर हम स्लाइड चेंज करते हैं। अब आता है ब्रोंकियल ट्रीज, है ना। ब्रोंकियल ट्रीज स्टार्ट होता है। अगर हम ब्रोंकियल ट्रीज के बारे में बात करें तो प्राइमरी ब्रोंकी होती है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू द राइट एंड द लेफ्ट मेन ब्रोंकाई। तो अगर ये ट्रैकिया आ रही थी तो ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई इनटू द लोअर ब्रोंकाई सर्विंग द लव सेगमेंट। जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे राइट की तरफ 3 सेगमेंट होते हैं और लेफ्ट की तरफ 2 सेगमेंट होते हैं। तो हर सेगमेंट में एक एक सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगी। फाइन। फिर आता है टर्शरी ब्रोंकाई। हर एक लोब के अंदर, जैसे ये आई आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई, तो ये फिर से डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। फिर आता है टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल ब्रोंकाई वो होते हैं जो लास्ट में सिर्फ सेगमेंट बनाते हैं और इनके लास्ट में एल्वुलाई होती है। ओके। तो एक तरीके से ये ब्रोंकाई ट्री बनाते हैं। इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर आप सी कार्टिलेज देख पा रहे होंगे, सी कार्टिलेज। ये कार्टिलेज पूरे में फैली हुई है। ये क्या काम करती है, ये ट्रैकिया को जो कोलैप्स करने से बचाती है। अदरवाइज क्या होगा, ट्रैकिया चिपक जाएगा और जो है हम एयर को सही से पास आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाती है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि प्राइमरी ब्रोंकाई, तो प्राइमरी तो ये आ गया। देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंड ब्रोंकाई ये हो गया। देन टर्शरी ब्रोंकाई यहाँ पे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। देखो अगर हम लंग्स की बात करें ये, तो 1 2 और ये 2, 1 2 3। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, राइट मीनिंगस ब्रोंकाई, लेफ्ट मीनिंग ब्रोंकाई, ओके, एंड ब्रोंकियाई जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये टर्मिनल होते हैं, ये क्या होते हैं, टर्मिनल वाले। अब यहाँ से जो है एल्वुलाई का आना शुरू हो जाएगा। तो इस टर्मिनल पे एल्वुलाई आना शुरू हो जाती है। एल्वुलाई क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सेट है, जिसमें एयर वहां तक पहुंचती है और वहां से एक्सचेंज होना शुरू होती है। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए ट्रैकिया है, यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो गई। ओके। ये एक लोब्यूल्स था लेफ्ट वाले का, ये दूसरा लोब्यूल्स है। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, फिर ये टर्शरी और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्शरी आप देख सकते हैं स्मॉलर, देन ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंक्यूल्स के नीचे है हमारी एल्वुलाई। तो ये एल्वुलाई को आप देख सकते हो, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, या आप इसे पाउच भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हवा आएगी, एयर यहाँ पर आएगी और इसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन आएगा, आरबीसी से हम कहते हैं ना, आरबीसी आएगा। आरबी से कुछ तो CO2 यहाँ से निकल जाएगा, बाकी प्लाज्मा CO2 यहाँ से निकल जाएगा और बचेगा हमारे पास O2, O2 उसके अंदर आ जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे वर्क करता है, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो किस टाइप का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूजन।
यहाँ पे होगा डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वही होता है जिसमें एनर्जी नहीं लगती है और हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो आप इस स्लाइड को देख लीजिए, तो चेंज करते हैं। देखिए डायग्राम में सब कुछ याद नहीं करना आपको, आपको बेसिक बेसिक देखना है कि कौन कौन सी चीज कहाँ से जा रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ याद करना है। ये तो सिर्फ रेफरेंस की बेसिस पे मैंने डायग्राम लगा रखे हैं, ताकि आपको एक लेवल अगर याद रहता है थोड़ा बहुत, तो उसके नीचे के लेवल के आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। स्लाइड चेंज करता हूं मैं। अब आता है लंग्स की एनाटॉमी। तो लंग्स की एनाटॉमी को हम देखने के लिए, एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? दो कोन शेप लंग्स हैं, जैसे एक कोन शेप हो गए, है ना, इन थोरेसिक कैविटी। तो पहले होता है सर्वाइकल वर्टिब्रेट, देन थोरेसिक वर्टिब्रेट, देन लोबर वर्टिब्रेट, जो हमने स्केलेटल मसल्स में किया था। तो राइट लंग्स में 3 लोब हैं, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब हैं, जिसके पास कार्डियक नॉच भी है। कार्डियक नॉच का मतलब क्या होता है? जहां पे आपका हार्ट सिचुएटेड रहेगा, उस पॉइंट को कहते हैं कार्डियक नॉच। तो लेफ्ट की तरफ हमारा जो हार्ट होता है तो टिल्टेड होता है, तो हल्का सा डिप्रेशन होता है लेफ्ट के लंग्स में। फिर डबल लेयर्ड है, जिसको हम कहते हैं प्लूरा, जो इसको कवर करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये राइट वाला हो गया 1 2 एंड 3, और ये लेफ्ट वाला 1 और ये 2। ये लेफ्ट की हो गई और ये राइट की हो गई, 1 2 3 1 2। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नॉच है, नॉच मीन्स डिप्रेशन, ताकि यहाँ पे हर्ट आ सके, जो आपका दिल है वो यहाँ पे आ सके, उसके लिए जगह दे रखी है भगवान ने आपको। ओके, तो कार्डियक नॉच यहाँ पे दे रखा है। अब हम बात करते हैं लेयर की, जैसे भी बताया ना यहाँ पे कि डबल लेयर्ड है प्लूरा, जिसको कवर करके रखती है। तो उसके बारे में देख लेते हैं, ये डायग्राम पहले आप देख लीजिए। जो अंदर वाली लेयर है उसका नाम है विसरल प्लूरा, और जो बाहर वाली है उसका नाम है पेरिटियल प्लूरा। तो इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में इंट्रा प्लूरल स्पेस, जिसके अंदर प्लूरल कैविटी भी होती है। कैविटी होगी तो यहाँ पे प्लूरल नाम का फ्लूइड भी होगा, प्लूरल फ्लूइड। ओके, जो फ्रिक्शन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितनी फ्रिक्शन होती है, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, तो यहाँ पे जो लंग्स है उसको शॉक नहीं लगेगा। इसको और देख लेते हैं। विस्ट्रल प्लूरा, ये आपकी जो है आउटर वाली होती है, ओ सॉरी इनर वाली होती है, ये कवर द लंग्स। और उसके ऊपर कौन सी होती है? थोरेसिक कैविटी वाला पेरिएटल प्लूरा। ओके, ये थोरेसिक कैविटी की तरफ होती है, आउटर वाली। इन दोनों के बीच में होती है प्लूरल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करेगा, रिड्यूस कर देगा, ताकि आपकी ब्रीथिंग इजीली हो सके। ओके, तो इस डायग्राम को देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है? जो मैंने दिखा था कि भाई ब्रोंकियोल्स टर्मिनल के एंड में एल्वुलाई मींस पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहां पे एक्चुअल में गैस का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन। तो गैस एक्सचेंजेस यहाँ पे होते हैं, तकरीबन ये 300 मिलियंस एल्वुलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकें। तो बहुत ही ज्यादा कर्व्ड होती हैं, वस्कुलर होती हैं, और हाई सरफेस एरिया। तो डिफ्यूजन का जो फैक्टर है कि किस बेसिस पे डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन पॉसिबल है। तो टोटल एल वाई हमारे पास 300 मिलियंस है। टिनी बैलून लाइक सैक इन द बोथ लंग्स, वॉल मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज। तो जैसे हमने पढ़ा देखा था उसमें टिश्यू चैप्टर में कि भाई जो सेल्स हैं वो 4 तरीके से अपने को मॉडिफाइड करते हैं। पहले है एपिथेलियम, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर, चौथा है नर्व्स। तो एपिथेलियम में भी बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, उसमें से एक है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस मींस स्क्वायर शेप, जैसे टिश्यूज, स्क्वायर शेप।
या तो ये स्ट्रेटिफाइड होंगे या फिर सिंगुलर होंगे ये, ओके, या तो ये स्ट्रेटिफाइड होंगे या सिंगल लेयर्ड होंगे। तो आपको क्या लगता है डिफ्यूजन किसमें पॉसिबल है, स्ट्रेटिफाइड में या फिर सिंगल लेयर्ड में? ऑब्वियसली सिंगल लेयर्ड में डिफ्यूजन पॉसिबल है, स्ट्रेटिफाइड में नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी सारी लेयर होगी तो डिफ्यूजन होना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो स्क्वेमस है प्लस सिंगल सेल्ड लेयर है, ये क्या है, सिंगल सेल्ड लेयर, ताकि डिफ्यूजन पॉसिबल हो सके, डिफ्यूजन डिफ्यूजन इजीली पॉसिबल। फाइन, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। ये हमारे पास लंग्स था, इसका छोटा सेक्शन ले लिया हमने, इस छोटे सेक्शन को थोड़ा हमने और मैग्नीफाई किया। ये ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल है और ये एल्वेओलाई सैक है। ओके, तो इसी के पास से बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाएंगी जहां से ब्लड जाएगा प्लस प्लाज्मा। तो प्लाज्मा यहाँ पे, प्लाज्मा से यहाँ पे CO2 चला जाएगा और O2 यहाँ पे आ जाएगा RBC में। ओके, तो यही जो लेयर है ये सिंगल सेल लेयर है, मतलब बहुत ही पतली लेयर है, तभी डिफ्यूजन पॉसिबल है, अदरवाइज डिफ्यूजन नहीं होगा। तो जितनी भी एल्वेओलाई होते हैं ना, उन सब के ऊपर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं ताकि बहुत इजीली डिफ्यूजन हो सके। ओके, तो स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है रेस्पिरेटरी मसल्स, है ना। तो रेस्पिरेटरी मसल्स उन्हें कहते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन सी मसल्स हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास डायफ्राम है, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है और इंटरनल इंटरकोस्टल है। जो डायफ्राम है एक ऐसी लेयर होती है जो एक्सटर्नल है, ये एक्सपिरेशन में हेल्प करती है, और जो इंटरनल वाली है वो आपकी ओ, ये हाँ, जो एक्सटर्नल वाली है वो आपकी इंस्पिरेशन में हेल्प करती है, जो इंटरनल वाली है वो आपकी एक्सपिरेशन में हेल्प करती है। ओके, तो मसल्स हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। इंस्पिरेटरी, रेस्पिरेट इंटरकोस्टल यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल की तरफ, और जो अंदर की तरफ है वो एक्सपिरेटरी में हेल्प करती हैं। ओके, डायफ्राम ये है, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ तो ये आपका डायफ्राम हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो इंस्पिरेशन में हेल्प करेगा, जब वापस पोजिशन में आएगा तो ये एक्सपिरेशन में हेल्प करेगा। इंस्पिरेटरी वाली जो होती हैं, जब हम इनको ऊपर की तरफ उठाते हैं चारों तरफ से तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, सक्सेशन पॉसिबल हो पाएगा और बाहर की एयर अंदर की तरफ आ जाएगी। अगर एक्सपिरेटरी इंटरकोस्टल की बात करें तो ये अंदर की तरफ जाएंगी, वापस अंदर की तरफ जाएंगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से अंदर की एयर, जो लंग्स की अंदर एयर थी वो बाहर आ जाएगी। फाइन, तो ये डायग्राम आप देख लीजिए। हाँ, एक और चीज, जो डायफ्राम में ना मेल के अंदर डायफ्राम जो होता है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है, फीमेल के अंदर रिब्स जो पसली है ये ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। तो जब इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन होता है ना, तो मेल के अंदर डायफ्राम जो होता है वो ज्यादा वर्क करता है, डोमिनेट होता है, और फीमेल के अंदर रिब्स ज्यादा वर्क करती है, डायफ्राम थोड़ा कम वर्क करता है। इसको देख लीजिए, चेंज करते हैं। अगेन वही कि भाई हम ब्रीथ कैसे करते हैं, इंस्पिरेशन कैसे करते हैं और एक्सपिरेशन कैसे करते हैं। तो जो इंस्पिरेशन है, देखिए यहाँ पे एक वो दिया था प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, किसने दिया है ये, बॉयलिस लॉ। बॉयलिस लॉ कहते हैं ना दैट द वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में बताते हैं कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यही होता है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो जो इंस्पिरेशन है या इनहेल है ये एक्टिव पार्ट है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन। तो जो डायफ्राम थे हमारे, ये देखें, जो डायफ्राम है ये इस शेप में होते हैं। ओके, और जब हमें इनहेल करना होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ से इस पोजीशन में जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं ये।
तो इसमें लगती है एटीपी, इसमें लगती है एटीपी। ये डायफ्राम कॉन्टैक्ट होते हैं तो इसमें लगती है एटीपी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट, तो जो एक्सटर्नल वाले मसल्स थी, जैसे यहाँ पे हमने देखा जो एक्सटर्नल वाली थी ये है, ये ऊपर की तरफ उठेंगी तो होगा क्या, ये ऊपर की तरफ उठेंगी और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो वॉल्यूम जो पहले कम था वो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो सांस लेना आसान हो जाएगा, एयर अंदर चली जाएगी और वहां से हम ऑक्सीजन को फिल्टर करना शुरू कर देंगे। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज एंड एयर एंटर्स। ओके, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, 15 से 25 मिनट एडल्ट के अंदर और 35 पर मिनट इन्फेंट के अंदर ब्रीथिंग रेट होती है। ये हार्ट रेट नहीं है, हार्ट रेट अलग होता है और ब्रीथिंग रेट अलग होती है। अब एक्सियल कैसे करेंगे भाई, जो एक्सियल होता है पैसिव होता है ये। ओके, एक्सियल जो होता है पैसिव होता है। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल रिलैक्स, जो डायफ्राम थी यहाँ पे थी, अब वो वापस रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी और जो इंटरकोस्टल मसल्स थी वो वापस जाना शुरू हो जाएंगी और जो एक्सटर्नल वाली मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होता जाएगा। अगर वॉल्यूम यहाँ था तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर जनरेट होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा। ओके, तो प्रेशर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, जिसकी वजह से सारा हवा बाहर निकल जाएगी। ओके, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर एक्सपेल्ड। इस तरीके से ये हम एक्सेल करते हैं। डायग्राम देख लीजिए, स्लाइड देख लीजिए, चेंज करते हैं। अब आता है लंग्स की वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की। लंग्स की वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी है, कितनी हम एयर ले सकते हैं, कितनी एयर हम रिलीज कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये होता है 500 ml। हम एक बार में नॉर्मल तरीके से, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, तो 500 ml में सांस ले सकता हूँ और 500 ml सांस में छोड़ सकता हूँ। ठीक है, फिर आता है ये इंस्पिरेटरी रिजर्व, मीन्स मैं जबरदस्ती एक्स्ट्रा कितनी ज्यादा सांस ले सकता हूँ। जैसे नॉर्मल तो बस ले रहा हूँ, अगर मैं एक्स्ट्रा करूँ, प्रेशर डालूं तो कितना होगा एक्स्ट्रा, 2500 ml। ओके, और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ नॉर्मल आपकी जो है 500 ml हम सांस छोड़ते हैं। तो जब मैं एक्स्ट्रा सांस ली है, ओके, तो ये प्लस ये एक्स्ट्रा सांस जब हमने ली है तो ये प्लस ये टोटल मैंने वॉल्यूम लिया है। अब मैंने नॉर्मली छोड़ दिया इसको तो क्या होगा, ये रिलीज करना है, ये रिलीज करना है। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती सांस और छोड़ू, नॉर्मल तरीके बाद भी 500 के बाद भी सांस ज्यादा छोड़ू, एक्सपिरेटरी रिजर्व्स 1200 ml, तो एक्स्ट्रा सांस चली गई मेरी, तो कितना है 1200 ml हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एयर एक्सेल्ड आफ्टर द नॉर्मल ब्रीथ, एक्स्ट्रा एयर एक्सेल आफ्टर द नॉर्मल ब्रीथ, इसको बोलते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा इनहेल्ड प्लस एक्स्ट्रा एक्सेल्ड, नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा इनहेल्ड प्लस एक्स्ट्रा एक्सेल्ड। तो ये पहुंचता है तकरीबन 3.5 से 4.5 लीटर। ओके, उसके बाद भी जब आप एक्स्ट्रा निकाल देते हैं सांस, उसके बावजूद भी हवा बचती है, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और आप इसको कुछ नहीं कर सकते। तो एयर रिमेन आफ्टर द फोर्स एक्सपिरेशन, जबरदस्ती सांस निकालने के बावजूद भी बचती है, वो होती है हमारी 1200 ml। ओके, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हुई, जितना भी हम जबरदस्ती काम कर रहे थे प्लस नॉर्मल और जितना रह गया उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये है 6 लीटर। फाइन, इसको आप देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है कि जो एल्विलाई होता है इसमें किस तरह से गैस एक्सचेंज होती है और कौन कौन सी गैस कहाँ कहाँ जाती है। तो पहला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है 97% हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है।
हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है और यहाँ ऑक्सीजन आके रिएक्ट करेगी, बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा, जो ब्लड है, ब्लड के साथ जो पानी है उसके साथ ऑक्सीजन जाएगी और बनाएगी। ठीक है, इस तरह से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो अगर हम देखें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड द 1.3 ml ऑक्सीजन, तो जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है वो तकरीबन 1.3 ml ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। ओके, अब हमने सांस तो ले ली, रेस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 रिलीज होगी बाय प्रोडक्ट। अब वो CO2 ब्लड में आएगी, तो ब्लड में वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी अब वो देख लेते हैं। तो CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? 70% एज द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे, मतलब ये CO2 था प्लस H2 है, तो बनाया इसने H2CO3। लेकिन हर चीज आयोनिक की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो ये बनाएगी आगे जाके H प्लस H प्लस HCO3 नेगेटिव। ओके, H प्लस HCO3 नेगेटिव ये बनाएगा। फाइन। 23% कैसे बैठेगा? 23% जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मीन्स CO2 कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन से और 23% CO2 ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। बचा बचा 7%, 7% जो है डिजोल्व हो जाती है CO2 की फॉर्म में। ओके, यहाँ से, और जब वापस जाएगी, सपोज की लंग्स तक वापस गई, तो क्या होगा? H प्लस HCO3 नेगेटिव, ये कंबाइन करेंगे H2CO3, फिर ये डिसोसिएट हो जाएंगे H2O प्लस CO2। ठीक है, लंग्स पे ये रिलीज हो जाएंगे। फाइन। अब हम देखते हैं एल्वियोलर एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो एल्वियोलर एक्सचेंज में क्या होता है? हमारे पास है ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द ब्लड। ये हमारा एल्वियोलाई था, यहाँ ऑक्सीजन था, ये ब्लड है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी और CO2 यहाँ आ जाएगी। तो CO2 डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू द एल्वियोलाई, CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में आएगा, है ना, CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में आएगा और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो डायग्राम देख लीजिए, स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स से हम देख लेते हैं। पहला अस्थमा है, एयरवे इन्फ्लेमेशन कॉजिंग द वीजिंग एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मीन्स जो एयरवे है, नोज है, ट्रैकिया है, इन सब में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और हमें खांसी सी आने लगती है, वीजिंग सी रहती है। फिर है COPD, मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन कंबाइनिंग ब्रोंकाइटिस एंड द एम्फाइसिया, मीन्स क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब लॉन्ग टर्म, जो लंबे टाइम तक रहेगा। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे टाइम। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कुछ परेशानी हमेशा रहेगी, किसमें? ब्रोंकियाल्स में, ब्रोंकियाल्स में रहेगी, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में। फिर निमोनिया, निमोनिया क्या होता है? जो एल्विलाई होती है इसके अंदर पानी बढ़ जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से। सपोज करो ये एल्विलाई है, यहाँ जो है आपको इन्फेक्शन हो गया, यहाँ बैक्टीरिया आ गए या वायरस आ गए, कुछ भी आ गया, जैसे कोरोना वायरस होता है, तो होगा क्या? हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है इससे लड़ने के लिए यहाँ पे इस पे अटैक करेगी, इस चक्कर में यहाँ पानी भरना शुरू हो जाएगा, यहाँ पानी भरना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे म्यूकस। और जब पानी बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगी एयर के लिए, और फिर ये निमोनिया का कॉज ले लेगा। तो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है ये, है ना। जैसे कोविड-19 में क्या हुआ था? वायरल निमोनिया हुआ था, जिसकी वजह से सीवियर केसेस बढ़ गए थे। फाइन। एक होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया, जो अगेन एल्यूलाई पे अटैक करता है और इसके अंदर म्यूकस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो बैक्टीरिया है। और ये होता है ये निमोनिया
ये वायरस की वजह से भी होता है। फाइन, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका डायग्राम। इस लेडी को अस्थमा हो रखा है, ब्रोंकियोल्स, स्मूथ मसल्स, फ्लैक्स, एल्वुलाई, एयर सैक, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। फाइन, इसको अगर हम देखें कि भाई नॉर्मल एयर वे था, लेकिन यहाँ देखो ब्लॉकेज नहीं है, पर इसमें ब्लॉकेज है, इन्फ्लेमेशन है, थिक म्यूकस जमा हो गया है। जो ब्रोंकाई है वहां पे थिक म्यूकस जमा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ से एयर पास नहीं हो सकती। जब एयर पास नहीं होगी तो एल्वुलाई तक जाएगी नहीं एयर, और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। फाइन, अब आता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो हम देखेंगे इसमें एल्वुलाई जो है यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन अगर इसके अंदर म्यूकस बढ़ जाएगा, देखिए म्यूकस भरा हुआ है, जो ग्रीन वाला पार्ट है म्यूकस भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर नहीं आ पाएगी और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो उसको हम ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। और या फिर एम्फाइसीमिया मींस जो एल्वुलाई तक कोलैप्स कर जाएगा और वहां पे स्पेस बचेगा ही नहीं। फाइन, स्लाइड को देख लीजिए। अब आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन की, किस हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, एन एरोबिक, एन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं हम एन एरोबिक। और एरोबिक मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। तो विदाउट ऑक्सीजन रिक्वायर ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज को तोड़ता है एथेनॉल और CO2 में, ओके, और ये ग्लूकोज को तोड़ता है कंप्लीटली, ये इनकम्प्लीट है और ये कंप्लीट है। फाइन, तो कहाँ होता है, ईस्ट में। ये एग्जांपल इसका ईस्ट, और ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप हो जाओगे, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग। ग्लूकोज बनाता है लैक्टिक एसिड मसल्स में, जिससे हम क्रैम्प भी आ जाते हैं मसल्स में, है ना, क्रैम्प आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखो टोटल एनर्जी कितनी बन रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 ATP बन रही है ना, सिर्फ 2 ATP बन रही है, और ग्लूकोज अभी टोटल नहीं है, इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये 38 ATP बनाना शुरू कर देगा। इसमें ग्लाइकोलाइसिस नाम की प्रोसेस है और क्रेब्स साइकिल से। ग्लाइकोलाइसिस, साइड में हो जाता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का टूट जाना। ये कहाँ होता है वो भी देखते हैं। एक आता है क्रेब्स साइकिल्स। क्रेब्स साइकिल्स में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का। तो जैसे हमारे पास फूड है ना, C6H12O6, ये बनता है, टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ओके। तो ये कंप्लीट कंबशन हो गया। तो ATP कितनी है इसकी, 38। फाइन, तो इसको हम देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सपोज कीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल चैप्टर से आपको सेल मेम्ब्रेन याद होगा। ये साइटोप्लाज्म है, आपको साइटोप्लाज्म भी याद हो गया होगा अब तो। और यहाँ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चल रही है, तो साइटोप्लाज्म में चलती है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। फाइन, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक। तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का बना हुआ है, और पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन का बना हुआ है। फाइन, यहां से सिर्फ 2 ATP रिलीज होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। अगर ये प्रोसेस यहीं रुक जाती है, अगर ये प्रोसेस यहीं रुक जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, एनएरोबिक। और अगर ये अंदर जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्रेब्स साइकिल्स में कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है, जिससे आपको बहुत सारे ATP बनती है, तो 36, तो टोटल बन गया आपकी 38। फाइन, इससे ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगा और H2 निकल जाएगा और CO2 भी यहाँ से निकलेगा क्रेब्स साइकिल से। फाइन, तो इसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल्स और एनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्लाइड चेक कर लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब होता है कि कौन सा फूड का कंपोनेंट को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो उसका रेशियो होता है कि भाई CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन यूज्ड।
CO2 इवॉल्व की कितनी CO2 रिलीज हो रही है अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो रेशियो क्या है, CO2 इवॉल्व टू द O2 कंज्यूम। ये इंडिकेट करता है कि भाई न्यूट्रिशन वैल्यू क्या रहेगी और किस तरह से मेटाबोलाइज होगा वो फूड कंपोनेंट। तो कार्बोहाइड्रेट में कितना है 1, मींस जितनी ऑक्सीजन ली थी उतनी ही CO2 रिलीज हो गई है। ओके, तो ये हो गया 1। प्रोटीन में थोड़ा कम है, मींस यहाँ जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा जाएगी, है ना। जब डिनोमीटर ज्यादा हो जाएगा तभी तो वैल्यू कम हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा लग रही है। फैट की बात करें तो फैट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और भी ज्यादा लग रही है हमारी, इंक्रीज कर रही है, तभी 0.7 ये आ रहा है, क्योंकि डिनोमीटर जैसे बढ़ता जाएगा वैल्यू हमारी और कम होती जाएगी। तो फैट को ऑक्सीडाइज करने में ज्यादा मेहनत लगेगी, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करने में थोड़ी कम मेहनत लगेगी, और कार्बोहाइड्रेट में थोड़ी इक्वल मेहनत लग रही है। ओके, तो ये मेजर्ड यूजिंग द कैंगॉन्स रेस्पिरोमीटर, ये एक होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पता लगाते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हमारा क्या है। फाइन, स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है क्लिनिकल एंड इन्वायरमेंटल रिलेवेंस, कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये किस वजह से खराब होती है, किस वजह से इसमें इश्यूज आते हैं। तो पहला है हमारे पास जैसे हेल्थ प्रोग्राम है। हेल्थ प्रोग्राम में क्या है, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट करा है, ये किस चीज के हिसाब से है, ये यूपीएससी के हिसाब से है, यूपीएससी ईपीएफओ। ओके, तो हेल्थ प्रोग्राम में क्या है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है हमारे पास, NTEP। देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जिसमें हवा को भी साफ रखने की यहाँ पे बात करी गई है। फिर हमारे पास है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कौन कौन से, कि म्यूकोसिलियरी, एक्सक्रीटरी, कफ, स्नीज रिफ्लेक्स, एल्वियोलर, मैक्रोफेज, मींस कि नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ये बॉडी का, नेचुरल डिफेंस सिस्टम। क्या ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम की बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है अगर कोई एयर पॉल्यूटेंट या कोई मैक्रोफेजिस आ जाए। तो हमारे पास सिलिया होता है, मैंने बताया था ना कि जो नसल कैविटी है उसमें भी सिलिया है, ट्रैकिया है उसमें भी सिलिया है, तो डस्ट पार्टिकल भी माइक्रोब्स को ये कैप्चर कर लेता है और बाहर की तरफ एक्सपेल करता है। फिर हमें खांसी आ जाती है या फिर हमें छींक आ जाती है, नाक में कुछ चला जाता है तो हमें छींक आ जाती है, तो ये रिफ्लेक्स एरिया है। देन एल्वियोलर मैक्रोफेज मींस एल्वियोलाई के अंदर भी अगर कोई इंफेक्शन हो जाए तो WBC इस पे अटैक कर देते हैं ताकि वो मैक्रोफेज मर जाए। ओके, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो क्यों इतना एयर पोल्यूशन करते रहते हैं, क्योंकि PM2.5 SO2 NO2 जो है रेस्पिरेटरी डिसीज में कंट्रीब्यूट करती हैं, इसलिए हमें इनके पार्टिकल्स को कम करना है, इनकी कंसेंट्रेशन को भी हमें कम करना है। देन अप्लाइड मेडिसिन, कहाँ कहाँ हम जो है और चीज इनको देख सकते हैं। पहला है एटीट्यूड सिकनेस, मीन्स जैसे ही आप हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको एटीट्यूड सिकनेस मीन्स सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। या डाइविंग फिजियोलॉजी, डाइविंग फिजियोलॉजी में क्या होता है कि आप समुद्र के नीचे गए तो आपकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें एक्चुअली नाइट्रोजन का भी अमाउंट होता है, तो ये नाइट्रोजन जो होता है ये टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, बहुत ही रिवर्सिबल वे में होता है, तो इंसान को इल्यूजन टाइप का होना शुरू हो जाता है, यूफोर्बिया हो जाता है, या फिर वो अपने डिसीजन को सही से नहीं ले पाता है। फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से या फिर CPR से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, CPR होता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है, जैसे सिलेंडर लग जाते हैं उनसे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो स्लाइड देख लीजिए, ये आपका जो यहाँ पे खत्म होता है। तो आपका काम क्या है, अब घर जाके क्या करना है, लेक्चर देखना है प्लस नोट्स चेक करने हैं, ठीक है, प्लस अपने MCQ सॉल्व करने हैं जो ऐप में दे रखे हैं। फाइन, जो भी आपको डाउट हो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं लेक्चर के नीचे, हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको एंटरटेन करेंगे, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर को देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन ये पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए कि आप कितनी अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 2 कदम बढ़ेंगे तो हम 1 कदम बढ़ेंगे, अगर आप 2 कदम पीछे हो जाएंगे तो हम 1 कदम पीछे हो जाएंगे, लेकिन आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। फाइन, तो यहाँ तक मैं रोकता हूँ, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।